ओके। सो हाय एवरीवन। सो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। वेलकम टू डिजिटल एजुकेशन यूनिवर्सिटी एग्जाम वन मोर टाइम। एंड आज हम किस चीज़ के लिए यार गैदर हुए हैं? आज हम गैदर हुए हैं हमारे वेरी लास्ट मोस्ट रिवीजन के लिए फॉर योर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन सब्जेक्ट। तो आज हम यार रिवीजन करने वाले हैं पूरा फ्रॉम बेसिक्स टू लेकर एंड तक। ठीक है, 40 स्लाइड की आपके सामने प्रेजेंटेशन आएगी। उसको हम बेसिक से लेकर एंड तक पूरा रिवीजन कर रहे होंगे एंड हमारा रिवीजन कंप्लीट कर रहे होंगे एंड हमारे एग्जामिनेशंस मैराथन यहाँ पे यार फिनिश हो रही होगी। साथ ही के साथ में यार क्योंकि हमारे एग्जामिनेशंस की मैराथन कंप्लीट हो जाएगी, तो कल छोड़कर यार 29 को हम शाम को लाइव हो रहे होंगे ऑन अवर डिजिटेक यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस। क्या नहीं, डिजिटेक एजुकेशन वाले चैनल के ऊपर और सारे कोर्सेज के बारे में बात कर रहे होंगे। ठीक है, ओके। तो चलिए, ये वाली जो वीडियो है यार ये दो चैनल्स पर डलने वाली है। फर्स्ट विल बी द डिजिटेक यूनिवर्सिटी एग्जाम आपका, और दूसरा आपका डलने वाली डिजिटल एजुकेशन यूट्यूब चैनल के ऊपर। ठीक है, तो चलिए ये स्टार्ट कर देते हैं आज का रिवीजन मैराथन सेशन। आपके सामने ऑलरेडी स्लाइड्स खोल के रखी हैं। इन स्लाइड्स को यार शेयर कर रहे होंगे फुल, तो फुल स्क्रीन। तो चलिए भैया स्टार्ट कर देते हैं। आपको दिख रही होगी प्रेजेंटेशन। बहुत बढ़िया सी प्रेजेंटेशन बना के रखी है यार आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए भाई स्टार्ट कर देते हैं सबके लिए। और आ जाते हैं यार, बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन की। यार मैराथन है, लास्ट सब्जेक्ट, लास्ट डे ऑफ द यूनिवर्सिटी एग्जाम मैराथन। और साथ में यार देखो, मैं सबसे पहले बता दूं बिफोर वी इवन स्टार्ट विद दिस मैराथन कि इससे पहले के या जो हमारे मैराथन सेशंस थे आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए, वो हमारे सिर्फ वेबसाइट पे थे, दैट इज डिजिटल एजुकेशन। तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड कर दूंगा हमारे डिजिटल एजुकेशन की वेबसाइट पे। यस, हमारी वेबसाइट का एक दूसरा पेज है या दूसरी वेबसाइट है डिजिटल एजुकेशन यूनिवर्सिटी एग्जाम। उस पर हमने डाले थे, नॉट द मेन वेबसाइट डिजिटल एजुकेशन। तो मैं उसका लिंक डाल दूंगा जहाँ पर हमारे सारे लेक्चर्स है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। अब मैंने अलग से दूसरी वेबसाइट बना के उस पे डाले हुए हैं। ऐसा क्यों? जिससे कि आपको यार जो भी आपके सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं उसके साथ में यार मिक्स ना हो। और दूसरा, यूट्यूब पर क्यों नहीं पढ़ा है मैंने, वहाँ पर क्यों पढ़ा है, सेम रीजंस। ठीक है, ओके। बट ये चैनल अब जो है वो आज से रिज्यूम कर रहे हैं। और आज से यार देखो, ये लो जो कंटेंट है ये आज आपको यूट्यूब पे जाने वाला है। तो भैया फाइनल लेक्चर ही क्यों, अब क्या मिक्सअप नहीं होगा? यार देखो, मिक्सअप ये बात नहीं है। अलग से यूनिवर्सिटी एग्जाम का प्लेलिस्ट है हमारे डिजिटल एजुकेशन के चैनल पर, वहां पे मैंने यार इसीलिए नहीं डाला था। रीजन बीइंग यार, लोग बोल रहे थे यूट्यूब पर एड्स आते हैं, है ना। तो इसलिए मैंने फुल कोर्स तो यार मैंने वेबसाइट के ऊपर पढ़ा है, लेकिन अब एक फाइनल सेशन मैराथन जो है, एक ओनली फाइनल सब्जेक्ट का डालो यूट्यूब के अंदर। तो अब यूट्यूब से देख सकते हो। बाकी के सब्जेक्ट्स के लिए जिसको भी मैराथन चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जाके देख लो, फुल कोर्स पढ़ा हुआ है। और कोई भी डाउट आए वहीं से क्लियर कर लेना यार, है ना। चलिए, अब आज के सेशन के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सीधी सीधी बात, बकवास नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं। हम पढ़ने वाले हैं यार इस कोर्स के अंदर, देखो क्या क्या कवर करने वाले हैं हम, उस चीज की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो ये कोर्स यार है इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए फुल कोर्स है यार। यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका मटेरियल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मटेरियल आपका कवर होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मटेरियल के अंदर देखो क्या आता है, पास्ट ईयर्स पीवाईक्यूज आता है आपके, जो लास्ट 5 ईयर्स के जो आप पीवाईक्यूज बोलते हो ना, कि भैया पीवाईक्यूज करने हैं, पीवाईक्यूज करने हैं, पीवाईक्यूज करने हैं, तो उसमें जो क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछे गए उनके टॉपिक्स को हमने यहाँ पे एक पूरा रिवीजन करवाया हुआ है ना, कवर किया है बेहतर तरीके से। आपको यार मॉडल पेपर कवर किए गए हैं, और वही मैंने आपको यार जो बोला हुआ यहाँ पे लिखा है।
ठीक है। अब ये कोर्स यार किन के लिए है? अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो यार ये वीडियो एक ब्रह्मास्त्र वीडियो है जो आपको देख के जाना है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड आपको कुछ भी करके जाने की जरूरत नहीं है। एग्जाम आपका निकल जाएगा। ठीक है। अब अभी तक आप जितनी भी सब्जेक्ट दे चुके हो, किसी के 4 होंगे, किसी के 6 होंगे, तो आपको यार आंसर शीट भरना आता है, आपको एग्जाम में आंसर लिखने आते हैं, है ना? वो चीज तो बताने की जरूरत एग्जैक्टली नहीं है। एग्जाम से पहले एक वीडियो हमने रिलीज करी थी, हाउ टू राइट इन आरजीपीवी एग्जामिनेशन। वो वीडियो आपने देखी होगी, तो उससे ये चीज तो यार आपको समझ आ गया होगा। चलिए बात करते हैं, आगे की बात करते हैं हम। तो सबसे पहले यार देखो, यहाँ पे आता है फर्स्ट क्वेश्चन की, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, और फॉलोड बाय इसके आगे फिर आगे खूब सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। देखो यार, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ 12 से 13 वो क्वेश्चंस हैं जिनको पढ़कर यार आपका एग्जामिनेशन सक्सेसफुल होने वाला है। आप अगर इन एग्जामिनेशंस के लिए आप सॉरी, इन एग्जामिनेशंस नहीं, इस एग्जाम के लिए इतना आप पढ़ लेते हैं जितना कंटेंट मैंने छांट कर दिया है, तो आपका यार एग्जाम जो है बहुत बेहतर जाने वाला है। अब यार कई यूनिवर्सिटीज का कॉमन सिलेबस होता है, तो यहाँ पे कई लोग ये पूछते हैं कि भैया कॉमन सिलेबस है क्या, मैं ये पढ़ के चला जाऊँ, क्या इससे हो जाएगा? देखो, पढ़ के आप ये जा सकते हो, लेकिन फिर अगर आपकी यूनिवर्सिटी सेम नहीं है तो पीवाई क्यूज आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे अपनी यूनिवर्सिटी के, है ना? आपके यूनिवर्सिटी के जहाँ पर भी डालते होंगे, है ना, पीवाई क्यूज, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है। ओके। हर यूनिवर्सिटी का आजकल पीवाई क्यूज का एक ऑनलाइन पोर्टल हो गया है, जहाँ पे जाके आप जो है पीवाई क्यूज के लिए प्रैक्टिस कर सकते हो। तो वो आप एटलीस्ट जो है एक करेंट सेमेस्टर का और एक बैक सेमेस्टर का, ये तो दो एटलीस्ट प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप यार 5 साल के सॉल्व कर सकते हो तो सॉल्व कर लो, नहीं कर सकते उनको एक क्विक फॉर्मेट में, क्विक टाइम में यार पूरा रिवाइज जरूर करना, है ना? तो यही मैराथन यार किया जाता है, यही चीज किया जाता है एनालिसिस करने के लिए। और आप लोग जो यार बोलते रहते हो ना कि भैया इस सब्जेक्ट का इस सेमेस्टर का मॉडल पेपर चाहिए, इसका मॉडल पेपर नहीं चाहिए। मॉडल पेपर बकवास सी चीज होती है। मॉडल पेपर एग्जैक्टली यही होता है उन लोगों के पास। जब तक पूछता हो ना किसी से भी, किसी भी यूट्यूबर से, आज मैं आपको सच्चाई बता के रहूंगा, उन लोगों के पास इस तरीके से चीजें बनी रहती है, तो तुम्हें इसमें से खाली क्वेश्चन क्वेश्चन उठा के दे देता मॉडल पेपर में। सोचो, दे हैव द सोल्यूशन, दे डू नॉट प्रोवाइड द सोल्यूशन, वो सिर्फ आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड दैट इज हाउ रिस्की दैट इज, है ना? कि मॉडल पेपर होने के बाद भी यू हैव टू, यू नो, यू हैव टू स्टडी द आंसर, आपको आंसर। और स्टडी क्या, स्टडी तो देखो सब कुछ करना पड़ता है सबको, है ना? स्टडी तो देखो, मैं आपको ये बोलूँ कि इस सेशन के बाद क्या आपको स्टडी करना पड़ेगा? नहीं, इस सेशन के बाद नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी कोर्स को स्टडी कर चुके हैं अभी यहाँ तक, है ना? मैराथन सेशंस के अंदर आपने देखा होगा। ठीक है। तो बेसिकली चीज क्या है यार, बेसिकली चीज क्या है कि इस सेशन के बाद, इस सेशन के बाद ये जो पीपीटी आपको बहुत बेहतर से आ चुकी होगी। अब यार इसके बाद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो लोग यहाँ पे पहली बार पढ़ रहे हैं वो इस पीपीटी से ऑल दो एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, है ना? जिसने मेरे वो 2 डेज वाले मैराथन नहीं करी, है ना, तो साथ में जिनने वो नहीं करी वो ये कर लीजिएगा। ये भाई इसके बाद भी पीपीटी जरूर पड़ेगा, है ना? मॉडल पेपर की यार देखो, बेसिकली क्या है, सच्चाई वही है कि लोग क्या करते हैं, मॉडल पेपर के लिए कुछ भी किया जाता नहीं है यार। सिर्फ आपको क्वेश्चन क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाता है। अब आंसर आप इस पीपीटी में जो सर्चिंग हो रखे हैं ना, आंसर सर्चिंग आप वही करते हो। मैंने यार, मैं आपको बताऊं ना, अगर ये पीपीटी का असलियत
आप 2 मिनट वेट कीजिए, मैं आता हूँ, फिर मैं आपको असलियत बताऊंगा। इस पीपीटी की बहुत बड़ी असलियत है। खैर ओके, पानी तो नहीं। इस पीपीटी की यार बहुत बड़ी असलियत है। इसमें जो मैंने मटेरियल खोजा है ना, मैंने इंटरनेट पे अवेलेबल जो टॉप 5 ए आई मॉडल है, उन पे जाके रिसर्च करके फिर ये मटेरियल आपके फाइनलाइज किया। चैट जीपीटी सबसे लास्ट में आता है। सबसे ऊपर आता है आपका माइक्रोसॉफ्ट को पायलट, फिर आता है क्लॉड, फिर आता है आपका परप्लेक्सिटी एआई, है ना। फिर आपका आता है चले भैया, यूट्यूब को भी कंसिडर किया जाता है ना। यूट्यूब या यूट्यूब एंड यूट्यूब एआई, गूगल, है ना। गूगल के 2 एआई हैं, एक गूगल नॉर्मल सर्च है और एक जेमिनाई, दोनों को यूज किया है ना। तो सबको एक ही कैटेगरी में रखा और एक चैट जीपीटी। तो आप देख लो, इन टोटल 5 बता रहा हूँ, लेकिन टोटल 7 चीजें अलग अलग रिसोर्सेज हैं। और ये साथ में भी आगे कितने ज्यादा रिसोर्सेज है, इन 7 रिसोर्सेज, इतने सारे रिसोर्सेज खोल के दिए हैं तो 50+ रिसोर्सेज हैं, जिनको यूज करके, जिनसे कंपेयर करने के बाद ये प्रेजेंटेशन बनाई गई है आपके लिए। तो अब अगर आप ये तैयार करके चले गए तो यार ऑलरेडी ये है, एग्जाम आप निकाल सकते हो। बट पॉइंट पता है क्या है, कि ठीक है हम सबको लिखना आता है भैया, तो फिर आपने यहाँ पे इस पीपीटी के अंदर लिखना क्यों सिखाया है? सबसे बड़ा रीजन यार ये है कि जब क्वेश्चन पेपर का जो सब्जेक्ट, बेसिकली जब सब्जेक्ट टफ होता है ना, देखो, जब सब्जेक्ट टफ होता है, कई बार एक चीज हो जाती है कि क्वेश्चन पेपर जो है वो टफ बन जाता है, जब सब्जेक्ट ही टफ है। तो उस कंडीशन में क्या है कि माइंड एग्जॉस्ट हो जाता है। और वैसे भी एक क्या है, एक प्रथा चलती है कि यार लास्ट पेपर है तो कई लोग लिटरली बहुत लाइट ले लेते हैं। तो वो चीज अपने को करना ही नहीं है, लास्ट पेपर को लाइट लेना नहीं है ना। वो किस तरीके से करना है, किस तरीके से नहीं, मैं तुरंत देखो एकदम आपको बेस्ट इंफॉर्मेशन दूंगा। कोई भी यूनिट का कोई भी क्वेश्चन हो जाए, मैटर नहीं करता, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को रीड करना है। फॉर एग्जाम्पल, किसी पेपर में से मैंने क्या किया, ओके, मैंने क्या किया किसी पेपर में से, मैंने किसी पेपर में से बेटा ये वाला एक क्वेश्चन है, मैंने उठा लिया। ठीक है, अब वेट करो थोड़ा सा, 1 मिनट। ठीक है, ओके। नाउ दिस इज बेटर। ओके, तो मैंने क्या किया, किसी पेपर में से बेटा मैंने ये वाला क्वेश्चन जो है उठा लिया। ठीक है, किसी पेपर में से, या लेट्स से आपके क्वेश्चन पेपर जो एग्जाम में आए हैं उसमें मैंने ये वाला क्वेश्चन उठा लिया। अब नॉर्मली आरजीपी भी क्या करता है, आपने भी देखा होगा कि 7 मार्क्स के 2 क्वेश्चन रहते हैं। जो आपका 7 मार्क्स है, 7 मार्क्स के आपके, यहाँ पे बेटा डिटेल बता रहा हूँ, एक एक चीज सुनते जाना, एंड में मैं जो है जिसके भी जो डाउट है क्लियर कर दूंगा। ठीक है, जो आपका 7 मार्क्स है उसके आपके 2 क्वेश्चन रहते हैं बेटा, है ना। मतलब 7 मार्क्स के एक फुल क्वेश्चन में, सॉरी, 7 मार्क्स के 2 क्वेश्चन मिलाकर आपका बनता है एक फुल क्वेश्चन, है ना। एक फुल क्वेश्चन, और यही जो एक फुल क्वेश्चन है ये, इसलिए फिर टोटल कितने मार्क्स का हो जाता है, 14 नंबर का। मतलब एग्जैक्टली मैं क्या बोलना चाह रहा था कि 14 नंबर में आपके 7 नंबर के 2 क्वेश्चन कवर होते हैं। पहले क्या टेक्निक चलती थी, 14 नंबर का एक ही क्वेश्चन आता था, तो वहां लिखने की स्ट्रैटेजी अब अलग होती थी, अब भी अलग है ना। तो अब भी स्ट्रैटेजी क्या है,
आपको मालूम है कि 3 पन्ने भरने, लेकिन 3 पन्ने कैसे? अब देखो, क्वेश्चन वाइज टॉपिक वाइज बात करते हैं। कि सबसे पहले देखो क्वेश्चन आया है, हाउ डज डिजिटल storage oscilloscope differ from a conventional storage oscilloscope using a storage CRO? क्वेश्चन से देखो क्या पता चल रहा है, क्वेश्चन से कितना आंसर पता चल रहा है, मैं वो चीज की सबसे पहले बात कर रहा हूँ। इसके बाद आपको एग्जाम में कैसे लिखना है वो बता दूंगा। ठीक है। देखिए, क्वेश्चन से ये पता चल रहा है कि यार एक स्टोरेज सीआरओ क्या करता है, डेटा स्टोर करता है सीआरओ के अंदर। स्टोरेज सीआरओ क्या करता है, डेटा स्टोर करता है सीआरओ के अंदर। अब सीआरओ क्या है, आपका कैथोड रे ऑसिलोस्कोप है। ये एक एनालॉग डिवाइस है जो कि कैथोड रे ट्यूब का यूज करता है। ठीक है। दूसरी चीज, अब तीसरी चीज क्या है, इसमें स्टोरेज ऑसिलोस्कोप जो है आपके दो टाइप्स का होता है। कौन सा? एक डिजिटल स्टोरेज स्टोरेज ऑसिलोस्कोप, एक होता है आपका कन्वेंशनल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। ठीक है। तो इतना तो आपको इस क्वेश्चन से ही पता चल गया, इतना पार्ट ऑफ द आंसर। अब कौन से पार्ट ऑफ द आंसर आपको क्वेश्चन से नहीं पता चला? देखिए, वो हम आपको बताते हैं। ये अब यहाँ पे यार देखो दूसरी चीज। यार ठीक है, मैंने यहाँ पे जो आपने बोला मैंने वो लिख दिया। इसके बाद जो आपने ये बोला मैंने ये भी लिख दिया। इसके बाद आपने बोला ये लिख दो, मैंने ये लिख दिया। उसके बाद आपने बोला भैया ये लिख दो, मैंने ये भी लिख दिया। उसके बाद आपने बोला ये लिख दो, मैंने ये भी लिख दिया। भैया अब क्या करूं? ये डायग्राम बनाओ ना, ये डायग्राम बनाओ। आपको ठीक है बेटा, स्टोरेज ऑसिलोस्कोप से आता है ना, तो स्टोरेज ऑसिलोस्कोप से ही यहाँ पे आपको रिलेट करके देखो डायग्राम बना देंगे। ठीक है। जितने यहाँ पे मैंने क्या कोशिश किया है इस, हमने सीधा एक ट्राई किया है कि जितने क्वेश्चंस जितने भी क्वेश्चन आपको आते हैं किससे, किससे, सीआरओ से रिलेटेड, उसको सब को हमने रिलेट कर दिया है। क्या कर दिया है? रिलेट कर दिया है किससे? आपके स्टोरेज ऑसिलोस्कोप से। ठीक है। तो स्टोरेज ऑसिलोस्कोप से रिलेट कर दिया, कैसे रिलेट किया वो आपको यहाँ पे मालूम चलेगा। आपको समझाएंगे कि कैसे रिलेट करना है। अब इसमें सीआरओ का डायग्राम आपको आता नहीं है, तो आप स्टोरेज सीआरओ का डायग्राम बेटा बना के आओगे। कन्वेंशनल का अलग, डिजिटल का अलग, किस तरीके से नहीं, और वो कैसे करेक्ट माना जाएगा, कैसे रिलेटेड है कैसे नहीं, हर क्वेश्चन में बताऊंगा। जहां पूछा गया है स्टोरेज सीआरओ वहां तो है, वहां तो आप ये चीज लिख ही सकते हो। जहां नहीं पूछा गया वहां पर भी ये कैसे लिख सकते हो, वो चीज आपको यहाँ बताने वाला हूँ। तो वो एडिशनल रहेगी, ध्यान से सुनना फुल लेक्चर। बहुत बहुत डीप में मैं यहाँ पे आपके लिए कंटेंट लेके आया हूँ। ठीक है। चलिए, तो शुरुआत करते हैं। और ये हमारा लेक्चर बहुत लंबा है, तो अपने साथ में पानी की बोतल आई होप लेके बैठा हूँ। 1 सेकेंड, कुछ तो मिस है आपको रखा है। चलिए, तो अब बात कर लेते हैं इसका आंसर की। तो सबसे पहले यार देखो, सबसे पहले हम शुरुआत जब करेंगे, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे यार बेसिक्स के ऊपर से, कि बेसिक्स इसके क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं। इसके बाद हम यार आगे की बात करेंगे। ठीक है। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं इस शानदार से सेशन की। और शुरुआत करने के साथ साथ यार पढ़ाई करते हैं, एक एक चीज की डिटेल डिस्कस करेंगे और आपको समझाएंगे किस तरीके से किया जाता है किस तरीके से नहीं। वी हैव टाइम, कर लेंगे यार। इस सेशन को आपने देख लिया, आराम से निकल जाएगा आपका पेपर। ठीक है। चलिए, तो हम सेशन की शुरुआत करते हैं। कर लेते हैं हम आपके ऑसिलोस्कोप की, कि भी ये ऑसिलोस्कोप आखिर क्या होता है क्या नहीं होता है, एंड देन आगे बात करेंगे।
तो ऑसिलोस्कोप क्या होता है? ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि यूज किया जाता है डिस्प्ले करने के लिए एंड एनालाइज करने के लिए वेवफॉर्म को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में। ठीक है। ओके। ये क्या करता है, देखो डायग्राम तो समझते हैं सभी को यार। देखो डायग्राम आता होगा, डायग्राम आता होगा ना ये वाला, ये वाला डायग्राम आता होगा। तो ये क्या करता है, ये एग्जैक्टली वेवफॉर्म को ऑसिलोस्कोप जो है वो डिस्प्ले करता है। ठीक है। ओके, जैसे कि साइन वेव है। अब ऑसिलोस्कोप सिंस वेवफॉर्म को डिस्प्ले करता है, तो जैसे कि साइन वेव तो देखो कैसे बना रखी है, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये बना रखी है साइन वेव। तो एग्जैक्टली क्या हुआ, यहाँ पे वेवफॉर्म को ही डिस्प्ले किया। स्क्वायर वेव है तो कैसे बना रखी है, देखो ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, और ये ऐसे। समझ आया? अभी समझ आया सभी को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Essentially, it provides a visual representation of voltage over time. ये क्या करता है? ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करता है वोल्टेज का ओवर टाइम। अ डिजिटल ऑसिलोस्कोप अब पर्टिकुलरली क्या करता है, एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। ऐसे ही कन्वेंशनल ऑसिलोस्कोप क्या करेगा, डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगा। खत्म बात। अब बहुत ज्यादा नहीं याद रहता, छोड़ो ना यार। उसके बाद क्या क्या करता है, डेटा को एनालाइज करता है, ये करता है, वो करता है, वो करता है। वो तो सब ऑब्वियस होता है, आप लिख सकते हो कि एनालाइज करता है, स्टोर करता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है डिटेल मेजरमेंट करता है वेवफॉर्म का। ये चीज नहीं याद रहता, छोड़ सकते हो। फिर डुअल बीम ऑसिलोस्कोप क्या करता है, इसके टू सेपरेट इलेक्ट्रॉन बीम्स होते हैं जो कि ये डिस्प्ले कर सकता है दो सिग्नल्स को एक ही बार में, है ना। थोड़ा सा आपको देखो यहाँ पे मैं इसलिए बोल रहा हूँ, क्वेश्चन के हिसाब से बेटा दिमाग लगा के लिखना है। ओके, क्वेश्चन के हिसाब से दिमाग लगा के आपको लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन में जो बोल रहा है उस हिसाब से जो समझ में आ रहा है वो लिख दो। फिर उसके बाद आप कोई अच्छा सा डायग्राम बना दो, एक पेज इतने में भर दो। अब इसके बाद क्या करते हैं, अब इसके बाद आप देखो, आगे मैंने भी लिखा है क्या, ठीक है। आपने एक पेज में भर दिया, आपको ज्यादा अच्छे से ज्यादा देखो, मेन बात ये है, ये जैसे आपसे मान लो मैं आपको देखो एंड में बताऊंगा, या चलो अभी बता ही दे रहा हूँ। बताऊं अभी के एंड में बताऊं? एंड में बताऊं, अभी बता दूं? ठीक है, चलिए शेयर करते हैं भाई फिर हम व्हाइट बोर्ड। ठीक है, सभी को व्हाइट बोर्ड दिखेगा अभी थोड़ी देर में, है ना। चलिए, हाँ बेटा व्हाइट बोर्ड सेटअप करो ना। व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है बेटा सभी को? चलिए बात कर लेते हैं। देखो यार, बहुत बहुत बढ़िया बात मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे आप ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा जल्दी मत मचाइएगा यार, है ना। देखिए, जो आपका सीआरओ रहता है ना, आपका जो सीआरओ रहता है, आपका जो सीआरओ रहता है, सीआरओ में दो तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। वन, जिसमें स्टोरेज पूछा जाता है। टू, जिसमें स्टोरेज ऑसिलोस्कोप के बारे में नहीं पूछा जाता है। अब जिसमें स्टोरेज ऑसिलोस्कोप के बारे में नहीं पूछा जा रहा है, बेटा आपको जितना भी आता है, आपको ऑसिलोस्कोप आता है, आपको सीआरओ आता है, वो आप लिख दीजिए सबसे पहले, और उसके बाद आप क्या लिखिए,
वो लिखने के बाद आप क्या करोगे बेटा, वो लिखने के बाद आपने ऑसिलोस्कोप लिख दिया, आपने सीआरओ लिख दिया एक पेज में फिर आप स्टोरेज ऑसिलोस्कोप लिख दो उसी में, स्टोरेज के बारे में फिर अच्छे से डायग्राम वगैरह, है ना। तो हो गया बेटा 3 पेज, है ना। तो ऑसिलोस्कोप का आप इस तरीके से कवर कर सकते हैं। चलिए भाई, तो बात कर लेते हैं हम यहाँ पे ऑसिलोस्कोप के बारे में। तो ऑसिलोस्कोप क्या है, ऑसिलोस्कोप जो है वो डिस्प्ले करता है एंड एनालाइज करता है वेवफॉर्म्स को इन एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। एसेंशियली ये प्रोवाइड करेगा विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोल्टेज ओवर टाइम, मतलब ये जो ग्राफ इसमें बनता है, ये वोल्टेज और वोल्टेज वर्सेस टाइम ग्राफ ही बनता है। इस वोल्टेज वर्सेस टाइम ग्राफ को ही आप बोलेंगे वी टी ग्राफ। वी टी ग्राफ इसी को वोल्टेज वर्सेस टाइम को बोलेंगे वी टी ग्राफ। स्टूडेंट, you what is then a digital oscilloscope in particular converts the analog signals into digital signals. Digital ऑसिलोस्कोप करता है कन्वर्ट डिजिटल एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में, एंड फॉर एडवांस्ड एनालिसिस के लिए, स्टोरेज के लिए एंड डिटेल मेजरमेंट ऑफ द वेव फॉर्म के लिए। A dual beam oscilloscope, on the other hand, has two separate electron beams that can display two signals simultaneously at once, and a conventional oscilloscope, on the vice versa, converts these digital signals to analog signals for the analog wave representation. That is what for we have the cathode ray oscilloscope. Essentially, displays the direct waveform on the screen. By default, it displays the sine waveform and for a synchronous signal or an AC signal. Basically, it helps you see what's going on with an electrical signal over time. ये टाइम के अकॉर्डिंग कैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल का बिहेवियर चेंज होता है ये बताता है। और बाय डिफॉल्ट हम इसमें कौन सा सिग्नल रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसमें साइन वेव रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। अब यार दो टाइप के ऑसिलोस्कोप और आते हैं, दैट इज डुअल ट्रेस और डुअल बीम ऑसिलोस्कोप। तो डुअल ट्रेस क्या है, यूज सिंगल इलेक्ट्रॉन बीम एंड देन it time shares between the two signals, so it alternates to display them both. Dual beam क्या है, on the other hand has two separate electron beams that can display two signals at once simultaneously. अब मान लीजिए क्वेश्चन देखिए, इसमें तो जैसे पूछा आपसे स्टोरेज सी आ रहा, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं भी आता। अब यार बेसिक्स पे चलो ना, बेसिक्स पे चलो। बेसिक्स, ऑसिलोस्कोप क्या होता है, सीआरओ क्या होता है, डिजिटल स्टोरेज क्या होता है, कन्वेंशनल स्टोरेज क्या होता है। स्टोरेज के ही टाइप होता है, और स्टोरेज ऑसिलोस्कोप क्या करता है, डेटा का एनालाइज करता है, स्टोर करता है एंड रिप्रेजेंटेशन करता है। सिंपल। अब इसके बाद आप डायग्राम्स बना दो, डायग्राम से पेज भर दो, ठीक है। सीआरओ के जितने क्वेश्चंस आते हैं सब में यही करो, है ना। अब बहुत ज्यादा डेफिनेशन डेफिनेशन इफ नहीं भी याद रहती है तो कोई भी दिक्कत है यहाँ पे आपको जो है वो नहीं। 100 लोग ना यार आ जाते थोड़े, फिर डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। चलिए, इतना भी नहीं है तो बेटा जिस तरीके से मैंने आपको बताया है थोड़ा सा उस तरीके से आंसर कीजिएगा। आप बेटा एग्जाम में कर सकते हो, कोई ज्यादा बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना आप लर्निंग करोगे, मैंने आपको बता दिया, ज्यादा तो नहीं, ज्यादा फिर एंड में कंफ्यूजन होता। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
Now this mouse has gone somewhere else. Yes. चलिए स्टोरेज सीआरओ, स्टोरेज सीआरओ बेटा मैंने पहले ही बता दिया। वही चीज यहाँ पे देखो लिखी हुई है। थोड़ी सी और एडिशनल डिटेल्स लिखी हुई है, याद रख सकते हो तो। स्टोरेज ऑसिलोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर कैप्चरिंग एंड डिस्प्लेइंग इलेक्ट्रिकल वेवफॉर्म्स। इट इज प्राइमरली फंक्शन यूज टू स्टोर signal so that it can be observed and analyzed over a period of time. There are two main types: conventional storage oscilloscope and digital storage oscilloscope. आप बेटा यहाँ पे देखो, मैं आपसे डायग्राम बनाने क्यों कह रहा हूँ। यूनिवर्सिटी की बेटा एक पॉलिसी होती है कि अगर आपने टॉपिक्स रिलेट करके भी लिखा है, बहुत ज्यादा आपको नहीं भी आता, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैंने आपको डायग्राम बेहतर से आना चाहिए। आप 4 से 5 फिगर बना दो, बाकी अब रिलेट करके लिख दो, चलेगा ना। ठीक है ना। ओके। अब बाकी के जो क्वेश्चन कहते हैं ये सीआरओ से नहीं है, सो अब इलेक्ट्रिकल मशीन से रिलेट करके लिखो ना। इलेक्ट्रिकल मशीन तो बहुत बेहतर से पढ़ा है मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद पढ़ने की जरूरत नहीं, अपने ये सेशन देख लिया तो आराम से यूज योर मोबाइल फोन एंड रिलैक्स। क्योंकि जितना ज्यादा आप पढ़ाई करोगे बेटा, जितना ज्यादा आप डिग इनटू करोगे, उतना ज्यादा आपको कंफ्यूजन होगा। मैं तो हमेशा स्टूडेंट्स को ये बोलता हूँ कि एक दिन में अगर आपने मैराथन देख लिया, वन शॉट, मैराथन लेक्चर क्यों लेके आया जाता है? आपके रिवीजन के लिए। इसके बाद आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बट ये कि अगर आप सिर्फ मैराथन देख रहे हो, तो थोड़ा सा पढ़ लो, थोड़ा सा रिवाइज करो। और अगर आप मैराथन बाद में देख लो, पहले तो लेक्चर जो उनसे पढ़ चुके हो एटलीस्ट, एटलीस्ट 2 दिन। तो भैया अभी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स के लिए 4 दिन का गैप था। 2 दिन तो हमने इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स पढ़वाया, और 2 दिन हमने वो पढ़वाया, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है। चलिए फिर बढ़िया। अब बात कर ले आगे टाइप्स पे इसके। चलिए अब बात कर लेते हैं आपके टाइप्स पे इसके। तो जब फर्स्ट टाइप जिसकी हम बात करने वाले हैं यार यहाँ पे, वो है आपका कन्वेंशनल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। आपका क्या है बेटा? कन्वेंशनल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। चलिए तो बात कर लेते हैं। एक सेकंड, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड रुक जाओ। एक्चुअली क्या है, ये काम हम लोग इसीलिए कर लेते हैं जिससे कि आप लोग को यार देखो दिक्कत ना हो, है ना। क्या है कि यहाँ पे अगर फुल आपको पूरी स्लाइड नहीं दिखेगी, तो क्या ही मतलब है फिर पढ़ाने का, वन शॉट। ठीक है। चलिए, कन्वेंशनल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। कन्वेंशनल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप क्या करता है? कैथोड रे ट्यूब यूज करता है विद अ स्पेशल स्टोरेज मेश टू मेंटेन द वेवफॉर्म डिस्प्ले। इसमें स्पेशल स्टोरेज मेश रहता है जो कि वेवफॉर्म डिस्प्ले को मेंटेन करता है। ये रिकॉर्ड करता है वेवफॉर्म को एज अ स्टैटिक इमेज दैट परसिस्ट फॉर अ सर्टेन ड्यूरेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, CSO typically displays analog signals like sine waves and square waves as slowly fading traces। और अब आप बेटा ये देखो, फॉर अ कन्वेंशनल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप आप ये वाला फिगर ऑलरेडी कर चुके हो। ठीक है। ओके। एंड ये पीपीटी मैंने आपको ऑलरेडी हमारे वेबसाइट के ऊपर ऐड करके दिए। तो अब ये भी नहीं बोल सकते कि स्लाइड्स भैया आप स्क्रीनशॉट नहीं लेने दे रहे। और मैं जितनी देर में समझा रहा हूँ वो भी इतनी ही देर है कि जितने में आप स्क्रीनशॉट ले लो आराम से। ठीक है।
नाउ द डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। अब डीएसओ क्या करता, सॉरी डीएसओ, डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप, डीएसओ क्या करता है, इनपुट सिग्नल को लेता है, कोई भी सिग्नल आ गया, कन्वेंशनल सिग्नल, आपका साइन वेव आ गया, स्क्वायर वेव आ गया, कोई भी सिग्नल आ गया, सबको डिजिटल में कन्वर्ट कर देता है। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन ये यूज करता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बेटा देखो ये क्यों करता है। सबसे पहली चीज तो यार ये होती है, सबसे पहली चीज क्या होती है, ये एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन करता है। दूसरी चीज, अब ये एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन क्यों ही करता है, तो एग्जैक्टली क्या होता है कि यहाँ पर बेटा सिर्फ दो ही टाइप्स ऑफ वैल्यूज रीड होती है। वन इज द जीरो वैल्यू, वन इज द वन वैल्यू। ठीक है, ओके। अब इसमें क्या होता है, इट अलाउज फॉर स्टोरेज। अब डेटा का क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, रिट्रीवल किया जाता है और डिटेल में एनालिसिस किया जाता है ऑन द वेवफॉर्म ऑन अ डिजिटल स्क्रीन के ऊपर, है ना। अब एक्चुअली पहले क्या होता था, पहले कन्वेंशनल डेटा पे काम होता था। कन्वेंशनल डेटा मतलब क्या बेटा, पेन और पेपर पे पहले काम होता था, बट पेन और पेपर पे एनालिसिस नहीं हो पाता ना, तो इसलिए हम डिजिटलाइजेशन करने लगे। हम डिजिटल चीजें, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स यूज करने लगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब सिंस डिजिटल सिग्नल है, डिजिटल सिग्नल भी बेटा एक सिग्नल है अपने आप में, तो ये स्क्रीन के ऊपर इसका सिग्नल ग्राफ बनता है। बट ऑफिशियली पेन और पेपर पे अगर आप इसके एग्जैक्ट वैल्यूज को प्लॉट करने चलो, तो एग्जैक्ट वैल्यूज को नहीं जा सकता, तो इसलिए हम एक जनरल फॉर्म बना के आते हैं। क्या बना के आते हैं, हम बना के आते हैं एक जनरल फॉर्म। तो डीएसओ डिस्प्लेस वेव फॉर्म्स एज डिजिटल ग्राफ्स विच कैन बी पॉज्ड, उनको हम पॉज कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं एंड एनालाइज करते हैं डिटेल। वाई पॉज्ड, वाई पॉज्ड। अब बेटा देखो, डिजिटल सिग्नल है तो हर सेकंड क्या होगा, विद टाइम वेरिएशंस होते रहेंगे। घड़ी में एक सेकंड हुआ, वैल्यू बदल गई, घड़ी में दूसरा सेकंड हुआ, वैल्यू बदल गई। अब ऐसे में तो आप एनालिसिस नहीं कर पाओगे, तो आप एनालिसिस कैसे करोगे, पहले इस सिग्नल को रन किया जाता, एनालिसिस करने के लिए वी होस्ट अ डिटेल्ड प्रोसेस। अब इस डिटेल्ड प्रोसेस में क्या होता है कि पहले इस सिग्नल को बेटा उठाकर रन कर दिया जाता है, फिर आफ्टर रनिंग क्या किया जाता है, इस सिग्नल को पॉज किया जाता है, जूम किया जाता है, देन डिटेल्ड एनालिसिस किया जाता है। क्योंकि अनलाइक कन्वेंशनल सिग्नल जो कि टाइम के साथ वैरी जनरल नहीं करता, इन जनरल नहीं करता। ठीक है, अब आगे भी अगर मैं कन्वेंशनल स्टोरेज की बात करूं, जो कि एक्चुअली जो नॉर्मली क्या यूज करते हैं, जो नॉर्मली यूज करते हैं आपका साइन वेव और स्क्वायर वेव। तो उसमें भी जो आपकी साइन वेव है, उसमें भी जो आपकी साइन वेव ऐसा है ना, एक सेकंड। मैं ऐसा ऐसा कर रहा था, पता नहीं किसको याद हो गया। अरे एग्जैक्टली क्या हुआ यहाँ पर, एक मेरा एक दोस्त करा था, वैसा ऐसा जा रहा हूँ, बोले ऐसा ऐसा क्या करना है, पढ़ाते पढ़ाते दिस चाइल्ड इज अ डिजास्टर। तो कन्वेंशनल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप क्या होता है कि बेटा उसमें क्या होता है, साइन वेव और स्क्वायर वेव का नॉर्मल यूज किया जाता है। अब आप समझो जनरल एस्पेक्ट। जनरल एस्पेक्ट क्या है, जैसे मेरे पास ये पीछे एक व्हाइट बोर्ड है, अब मैं चाहूंगा तो वो व्हाइट बोर्ड दिखेगा नहीं, बट इवेंचुअली मैं आपको बता दूं कि मेरे पास पीछे जो है, मेरे एक्चुअली अभी सेटअप मैंने जो है ऐसा वाला लगा रखा है कि उस पर दिखेगा नहीं, सिर्फ चार और मैं ही देखूंगा।
बट एक्चुअली मैं बता दूं, मैंने पीछे एक व्हाइट बोर्ड लगा रखा है। तो इस व्हाइट बोर्ड में मैंने एक चार्ट मान लो लगा रखा है फॉर द साइन वेव। तो साइन वेव एग्जैक्टली क्या है कि जो आपकी एसी वेव है, एसी वेव भी वैसे ही चलती है क्रैश और ड्राफ्ट में, है ना। ये मैंने आपको अभी देखो स्लाइड्स में भी दिखाया था, है ना, बीच में, है ना। चलिए मैं आपको एक बार वही फिगर शेयर करता हूँ, उसी से मैं आपको समझाऊंगा, है ना। दिख रहा है सभी को? चलिए, तो अभी मैं फिगर पे आ जा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए समझाने के लिए, ठीक है। ये देखो यार, ये सभी को दिख रहा होगा, ये है वो आपका ग्राफ जिस ग्राफ की यार मैं बात कर रहा हूँ, कन्वेंशनल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप का एक्चुअली ग्राफ, ठीक है। तो अब इस पे अगर आप साइन वेव का एनालिसिस आप इस पे करते हो, तो क्रेस्ट और ट्रफ की बात आती है, ठीक है। तो ये पार्ट जो है एक्चुअली क्या रहता है, इन केस ऑफ अ कन्वेंशनल सिग्नल, देखो यार दो चीजें आती है ना। इस चीज को आप पॉजिटिव बोलते हो और इसको आप नेगेटिव बोलते हो, है ना। तो ये आपका ट्रफ एरिया, ये आपका करेस्ट एरिया, है ना। तो यही चीज मैं आपको बोल रहा था कि एग्जैक्टली ये टाइम वेरिएशन इसके आप पेपर पे प्लॉट कर सकते हो, है ना। लेकिन डिजिटल सिग्नल्स में क्या होता है कि आप टाइम वेरिएशंस को पेपर प्लॉट नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर जैसे यहाँ पे तो हम टाइम देखते थे, तो टाइम में आप जैसे फोन पर भी टाइम देख रहे हो, आप जैसे लैपटॉप पर भी टाइम देख रहे हो, मैं अभी आपको स्क्रीन शेयर करके टाइम दिखाऊंगा, लैपटॉप पर भी अगर आप टाइम देख रहे हो, तो एग्जैक्टली क्या चल रहा है, सेकेंड्स मिनट्स आवर्स का डिफरेंस होता है ना। लेकिन 1/2 सेकेंड, 1.5 सेकेंड, दैट इज 1.6 सेकेंड, 1.7 सेकेंड, इनका डेफिनेशन कैसे लोगे, इनका डेफिनेशन या इनका एक्सप्लेनेशन कैसे लोगे, कैसे आपको आपको ऑन अ वॉच, ऑन एन एनालॉग वॉच आपको रिप्रेजेंट करना है 1.7 सेकेंड, करो ना। 2 सेकेंड नहीं होना चाहिए, 1 सेकेंड नहीं होना चाहिए, 1.7 एग्जैक्ट करना है विदाउट एनी एरर। अब यही काम अगर आप डिजिटल को बोल दो, वो 2 सेकेंड में कर देगा, यूजिंग व्हाट, यूजिंग दिस ग्राफ। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, क्या यूज करके करेगा वो, यूजिंग दिस ग्राफ। एक सेकेंड कुछ करो क्या, ये देखो, यूजिंग दिस ग्राफ, दिस इज दैट ग्राफ, डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप, नहीं दिख रहा? भाई अब देखो, यहाँ पे वी हैव एक्चुअली इन द स्लाइड वी हैव compared conventional storage oscilloscope का ग्राफ, दोनों ग्राफ्स, दैट साइन वेव एंड स्क्वायर वेव, टू द डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। अब आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा कि उस समय मैं क्यों बोल रहा था, ठीक है। समझ आ रहे सभी को? आगे बढ़े। चलिए, इसको एक काम करते हैं, इसको पहले जो है, इसको एक बार इस फिगर को कॉपी करते हैं, आप एक बार अलग से देखो, ठीक है। चलो वापस से रीशेयर करते हैं स्क्रीन। ओके, ठीक है। एक बार इस फिगर को क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, और एक बार क्या करते हैं, फ्रॉम करेंट स्लाइड, ब्लैक स्क्रीन। अब देखो, ओके, कंट्रोल सी करूंगा तो यहीं ला देगा, ठीक है।
अब देखो, एक बार मैं ये डिजिटल वाला जो ग्राफ है, इसको मैं आपको बना के समझा दे रहा हूँ, ठीक है, कि एग्जैक्टली ये ग्राफ बना कैसे। अब यहाँ पे जो मैं बना रहा हूँ, वी आर टेकिंग अ ब्लैक स्क्रीन। तो बेटा ब्लैक स्क्रीन वाला कंटेंट जो है, मैं अलग से सेव कर दूंगा और मैं आपको स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। ओके, बेटा मेरे डिजिटल बोर्ड में सेव होता है, ठीक है। चलो, हम ऐसा करते हैं, इसको सबसे पहले मूव कर लेते हैं यहाँ, यहाँ, यहाँ। अच्छा, हॉरिजॉन्टली हो, ठीक है। चलो, एग्जैक्टली क्या है कि ये है ऐसा, ये है ऐसा, ये है ऐसा, ठीक है। अब भी ग्राफ को जस्ट समझना, थोड़ा सा टेढ़ा बनेगा, ठीक है, लेकिन ग्राफ आप समझना, ठीक है। देखो, अगर ये ऐसे एक वेव जा रही है, तो इसको कैसा होगा, सबसे पहले ऐसे होगा, फिर ये ऐसे होगा, फिर ये ऐसे होगा, फिर ये नीचे जाएगी। चलिए, फिर ये ऐसे जाएगी, फिर ये ऐसे जाएगी, फिर ये ऐसे जाएगी, फिर ये ऐसे जाएगी, ठीक है। इस तरीके से बेटा ये वेव है। ये आपका किसकी वेव है, ये आपके डीएसओ की वेव। अब भी देखना, भी मैच भी करेंगे, ठीक है। ओके, ओके। चलिए, अब इस वेव को हम मैच करते हैं, करें मैच। चलिए, हम इस वेव को मैच करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, स्क्रीन, अनब्लैक स्क्रीन, देखो। इसको बनाने के वैसे दो तरीके हैं, मैंने ये डिफरेंट तरीके से बनाया था। दूसरा तरीका ये है, मैं दूसरे तरीके से भी बना दे रहा हूँ। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका बेटा आपका ये देखो, देखो इससे बना रहा हूँ जैसे सेव हो जाएगा, ऐसा, ऐसा, सबसे पहले ऐसा क्रिएट कर लो, फिर ऐसा। अब हम इसको स्क्वायर वेव से स्टार्ट करेंगे। स्क्वायर वेव से स्टार्ट करेंगे मतलब, सबसे पहले ये ऊपर जाएगा ऐसा, फिर ये ऐसे, 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 ठीक है। तो ये इसका दूसरा तरीका है, ठीक है, जो आपके स्लाइड के अंदर दिया हुआ है। तो इसको बनाने के, डीएसओ को बनाने के दो तरीके हैं, मैंने आपको बता दी, ठीक है। ये भी आपका यार क्या है, ये डीएसओ है, ठीक है। चलिए, तो नोट कर लीजिए ये फिगर, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिए सभी ने, मिटा दूं? ठीक है, चलिए। मेरे पास बेटा सेव्ड है, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, है ना। बट फिर भी नोट करना है यार, यहाँ पे जहाँ पे मैं बोलूंगा ना नोट करना, वहाँ पे नोट करना बहुत जरूरी है, जो इन स्लाइड्स में दिया है, ठीक है ना। तो आपके पास है ही ऑलरेडी, है ना। वो तो
सॉरी, वो तो यार ठीक है, जो इन स्लाइड्स में दिए वो आपके पास ऑलरेडी मटेरियल है, कंटेंट है। जो इन स्लाइड्स में नहीं दिए वो काइंडली, जो मैं ब्लैक स्क्रीन पे समझा रहा हूँ, काइंडली उसको नोट करते चलिए, है ना। मैराथन लेक्चर्स है, आराम से करेंगे, फुल कंटेंट है, ठीक है। अब इसके बाद भी अगर आपको यहाँ पे नहीं इनफ लगता, कि मान लीजिए वन पेज में आ गया, तो वहां पे जब आप भरने चलोगे तो पता चलेगा आपको कि अगर मान लो ऐसा हुआ कि ये वन पेज में आ गया, तो आप क्या करोगे कि आप यहाँ पे जो है डीसी मशीन्स के बारे में जितना लिख सकते हो, जितना नहीं वो लिख दो 2 पेजेस के अंदर और कवर कर दो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। CRO ब्लॉक डायग्राम, वर्किंग प्रिंसिपल, वेरियस प्लॉट एप्लीकेशन, डिफरेंस बिटवीन डुअल ट्रेड डुअल बीम। अब इसमें तो आप बेटा क्वेश्चन नंबर 1 उठाओ, कॉपी पेस्ट कर दो, एग्जैक्ट आंसर कवर हो जाएगा। इसलिए मैंने वन के अंदर ही सब कुछ इस तक का कवर कर दिया। सीआरओ को ऑलमोस्ट सब कुछ क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कवर है ना। तो ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन भी कवर हो गया, ठीक है। यही आप देख लो कि भाई रिपीटेटिव है ना। जो रिपीटेटिव है मैं एकदम आराम से सामने बोलूंगा कि रिपीटेटिव है। मेरे को बार बार एक ही चीज को एक्सप्लेन करके टाइम वेस्ट नहीं करवाना है ना। नेक्स्ट, ऑसिलोस्कोप क्या होता है? डिजिटल ऑसिलोस्कोप, डुअल बीम स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। अब भी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में कवर किया। ये 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 देन देन ये देन ये। अब सेकंड क्वेश्चन। अब ये सेकंड क्वेश्चन महाशय क्या कहना चाह रहे हैं, ये आप थोड़ा सा क्वेश्चन आप समझो, ठीक है। ओके। और देखो इसका भी यार देखो इजी है, ऐसा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं ये। और इनफैक्चुअली इस क्वेश्चन के अंदर आपको बेटा समझ के यहाँ पे चलना पड़ेगा। कैसे समझना है? ध्यान से समझो, पहला क्वेश्चन समझते हैं। हटाओ छोड़ो, सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। तो व्हाट इज द क्वेश्चन सेइंग? Define deflection sensitivity system and deflection factor for a CRO। एक सीआरओ के लिए आपको ये समझाना है कि डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी सिस्टम क्या होता है, डिफ्लेक्शन फैक्टर क्या होता है, एंड प्रूव करना है फॉर्मूला ऑफ डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी। मान लीजिए कि यह क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आता है और आपको प्रूव करते तो बेटा नहीं आता, अब क्या करोगे? ये वाले क्वेश्चन में ध्यान देना। देखिए 1 3 और 4 हो गए। सेकंड क्वेश्चन ये बस कर लो और सीआरओ आपका खत्म। दैट मीन्स कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू विल हैव बीन कंप्लीटेड। इसके बाद आपका फर्स्ट चैप्टर हो जाएगा आराम से, ठीक है। फिर हम सेकंड चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, और जब वो हो जाएगा तो हम आपको नोटिफाई कर देंगे कि आपका सेकंड चैप्टर हो गया है। इसी तरीके से आपका कवर करवाएंगे और बहुत आराम से सिलेबस कवर होने वाला है, ध्यान से चलिएगा। नहीं आता ना बहुत ज्यादा। ऑसिलोस्कोप आता है, ऑसिलोस्कोप एक्सप्लेन कर लो, फिर सीआरओ एक्सप्लेन कर लो, फिर स्टोरेज सीआरओ एक्सप्लेन कर लो। ये सब इंट्रोडक्शन में लिखना, ठीक है। सब इंट्रोडक्शन में लिखना, ठीक है। अब यार डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी का डेफिनेशन फॉर्मूले से बना लो, और डिफ्लेक्शन फैक्टर का डेफिनेशन फॉर्मूले से बना लो। दोनों का फॉर्मूला याद करके चलो जो बस। कोई आपको ज्यादा डेफिनेशन डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना पढ़ोगे उतने का कंफ्यूजन होगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखिए, मैं एक बार पढ़ देता हूँ। In a cathode ray oscilloscope, deflection sensitivity is defined as the displacement of the electron beam spot on the screen, that is D, per unit deflection voltage applied to the deflection place. D divided by VD. VD is deflection voltage, D is displacement। ऐसा आपका डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी, वही चीज उसको जो है वो डेफिनेशन बना के लिखी हुई है। क्या अब इसमें अलग है?
यूनिट्स मिलीमीटर पर वोल्ट, तो इसमें फॉर्मूला याद कर लो, फॉर्मूले से डेफिनेशन में देना, यूनिट जरूर लिखनी। और ध्यान रहे कई बार आप लोगों ने ये सुना होगा कि जब एक चीज जो है दूसरी चीज है उसके जस्ट अपोजिट है, मतलब अगर दो चीजें सिमिलर है और डायरेक्ट एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है ऐसा है, तो उसमें यूनिट्स जो है वो सेम रहती थी, लेकिन अब जो है वो यूनिट्स भी सेम नहीं है, यूनिट्स भी पलट गए। देखो J इज इक्वल टू 1/s, डिफ्लेक्शन वोल्टेज देखो ऊपर आ गया जो कि नीचे आता था डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी में, और डिफ्लेक्शन ऑन स्क्रीन जो नीचे आता था वो, सॉरी जो ऊपर आता था वो नीचे आ गया, और जो नीचे आता था वो ऊपर आ गया। तो G इज इक्वल टू 1/s VD पर यूनिट डी। VD क्या है, वोल्टेज है, डिफ्लेक्टिंग वोल्टेज, और D क्या है, डिफ्लेक्शन ऑन स्क्रीन। बस इतना आपको ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, डेफिनेशन आप बना पाओ। ठीक है। और डिटेल कैसे कवर करनी है वो मैंने आपको बता दिया, मार्क्स आपको मिल जाएंगे। कोई इसका सोल्यूशन नहीं है कि आप बहुत ज्यादा याद करके जाइए। तो अब बेटा देखो, मैंने यही मैं बोलूंगा 5 से 10% कराया, फुल चैप्टर आपको इसमें कवर हो गया। और अगर आपको इनफैक्ट ज्यादा करना है तो आप सीआरओ का फिर अलग से भी डायग्राम होता है, फिर आप वो भी कर सकते हो। लेकिन अगर बहुत ज्यादा नहीं करना है तो फिर आपने जितना इतना किया है ये भी बहुत है। लेकिन रिलेट कैसे करके आना है वो मैंने आपको बता दिया, तो वो आप कर लो। ठीक है। कोशिश करना सीआरए सॉरी सीआरओ के हर क्वेश्चन में, सीआरओ के कैथोड रे ऑसिलोस्कोप सीआरओ के हर क्वेश्चन में आप स्टोरेज सीआरओ से लिंक करके आओ आंसर। और उसके बाद भी अगर 3 पेजेस नहीं भरते हैं फिर आप इलेक्ट्रिकल मशीन्स के ऊपर। ठीक है। ओके, लिख देना। इट इज यूज इन एनालिसिस एनालाइजिंग एंड स्टडिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स फ्रॉम द पावर सिस्टम एनालिसिस, और उसके बाद इलेक्ट्रिकल मशीन्स एक्सप्लेन करना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो कब करोगे, वो तब करना जब उससे भी आपका स्टोरेज शेयर का भी यूज करके 3 पेजेस ना भरे। और ऐसा नहीं यार, सीआरओ, अगर आप सीआरओ लिख आई मीन सीआरओ पूछा है ना, आप सीआरओ के बारे में जो क्वेश्चन पूछा है आप उसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख दो। जो क्वेश्चन ने जो पूछा है उसके आप स्टोरेज से यार वो आपको डिटेल आता है वो आप डिटेल में एक्सप्लेन कर दो, तो ऐसा नहीं कि चेक नहीं होगा, चेक होगा। उसमें मार्क्स आपको अवॉइड किए जाएंगे आराम से। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे आपका फर्स्ट यूनिट होता है कंप्लीट। अब आपका आता है बेटा सेकंड यूनिट, तो सेकंड यूनिट की ओर पे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है आपका, देखो क्वेश्चन बदल जाता है यहाँ पे। What is bridge circuit? Mention its types in details and explain the following in detail. Sources of errors, Wayne bridge, Maxwell Industries capacitance bridge, Hayes bridge and sharing bridge. अब यहाँ पे कहीं भी क्या ये पूछा है कि डायग्राम बनाओ? सभी लोग बताओ क्या कहीं पे पूछा? देखो 4 क्वेश्चन में हमने डायग्राम एक्चुअली कवर किया, वो मैंने आपको बता दिया कैसे डायग्राम बनाना है, कैसे कवर करना है। अब इसमें 5वें क्वेश्चन में क्या कहीं पूछा है कि डायग्राम बनाओ? नहीं। तो भी बेटा यहाँ पे आपको डायग्राम बनाएगा ना, और एग्जाम में देखो एक चीज ध्यान रखना कि आपको कितने डायग्राम्स बनाने हैं, 4 से 5। इसके ऊपर अगर आप चले गए बहुत बढ़िया है, लेकिन 4 से 5 तो मिनिमम है, ये क्राइटेरिया है मिनिमम फॉरवर्ड डायग्राम के लिए।
क्योंकि अगर आप बोलो ना कि डायग्राम से पेपर छूटता है, तो अगर आप 4 से 5 डायग्राम्स बनाओगे तो वही छूटेगा। और एक क्वेश्चन में एक डायग्राम बनाओ, 5 क्वेश्चन में 5 डायग्राम हो जाएंगे। आगे के 5 आप विदाउट डायग्राम कर दो, हो जाएगा, पेपर नहीं छूटेगा। दिस इज अ गारंटीड सिचुएशन, कॉस्प्रोन्स। ठीक है। और जो 4 से 5, अगर आप 5 बना के आते हो ना, तो 6 हो जाते हैं। करते करते एक क्वेश्चन में फिर ऐसे ही बचता है कि चलो ठीक है, 2 पन्ने बचे, मैं क्या करूं, चलो डायग्राम ही बना दो 2 पन्ने में। मतलब 2 पन्ने में डायग्राम बना दो, नहीं तो एक में डायग्राम बना दो, एक में समरी बना दो, हो जाता है। तो 6 डायग्राम वो हो ही जाता है आराम से, 6 क्वेश्चन का डायग्राम हो जाता है। लेकिन 5 बनाओगे तो 6 हो जाएंगे, अगर आपने 4 बनाए तो 5 हो पाएंगे, फिर वो 5 के 6 नहीं हो। ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। आगे बढ़े, डिस्कस कर लेते हैं बेटा, व्हाट एक्चुअली दिस क्वेश्चंस आंसर इज। चलो, आंसर। अब इसमें देखो, सीधी बात, अब इस पे क्या करते हो, सीधी बात, जो यहाँ पे लिखा है ना, वो मैं यहाँ पे नहीं समझा, तो फिर आप क्या समझाओगे? तो फिर आप क्या समझाओगे? मैं समझाऊंगा बेटा क्वेश्चन से। तो ये इसका स्क्रीनशॉट आपको लेना, आप एक बार ले लो, मैं समझाऊंगा क्वेश्चन से। ठीक है। जैसे कि हमने मैराथन में किया है, हम क्वेश्चन से ही, मतलब आज आज इस लेक्चर में अभी तक है ना, मैंने जैसा कि क्वेश्चन से समझा, मैं क्वेश्चन से ही समझाऊंगा। इसमें आप पहले स्क्रीनशॉट, कि यहाँ पे लिखा जो है ना, लिखा थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट समझाऊंगा ना तो इजी पड़ेगा। ठीक है। तो क्वेश्चन से अब मैं बेटा समझा देता हूँ। आपने वहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका, मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ आंसर इसका। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट पहले ले लो, फिर मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है। ले लिया? चलिए, समझा दे रहा हूँ। तो यूजुअली ब्रिज सर्किट क्या होता है? सिंपल बात करूंगा, ब्रिज सर्किट इज अ kite like representation. A bridge circuit is a kite like representation of electrical elements. ब्रिज सर्किट क्या है बेटा? काइट लाइक रिप्रेजेंटेशन है ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स that uses resistance, inductance and capacitance. ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इन दिस सर्किट वी यूज द नोन वैल्यूज टू फाइंड द अननोन वैल्यूज। नोन वैल्यूज का हम बेटा यूज करते हैं, फाइंड करते हैं हम बेटा अननोन वैल्यूज। सिंपल बात क्लियर हुई क्या सभी को? ठीक है, ओके। नाउ अब इसके टाइप्स पे बढ़ते हैं। तो अब इसके कौन से टाइप्स आपके पूछे गए हैं? आपके पूछे गए हैं क्वेश्चन के अंदर इसका सबसे पहला टाइप, वेन्स ब्रिज। वेन्स ब्रिज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रिज टू रिप्रेजेंट दिस। ठीक है, ऐसा लिख दो। देन मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज कौन सा है? जिसमें बेटा सिर्फ दो ही इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स शो किए जाते हैं, एक होता है इंडक्टेंस और एक होता है कैपेसिटेंस। यहाँ पर रेजिस्टेंस को बेटा शो नहीं किया जाता है। फिर हेज ब्रिज इज सिमिलर टू मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज, ओनली डिफरेंस ये क्यू फैक्टर में यूज होता है। और शेयरिंग ब्रिज जो है, ये
कॉमनली यूज किया जाता है विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेटेड अबाउट ब्रिज। ठीक है। अब इतना लिख के इसका क्लासिफिकेशन फ्लो चार्ट बना देना कि टाइप्स ऑफ ब्रिजेस, वेन ब्रिज, मैक्सवेल इंडक्टेंस है, ब्रिज, शेयरिंग ब्रिज, ऐसा। मान लो इतने में आपका एक पेज बनेगा। दूसरे पेज में क्या करोगे, वेन्स ब्रिज या ब्रिज सर्किट का, ब्रिज सर्किट का, अब ब्रिज सर्किट का डायग्राम बनाना तो आप कोई भी डायग्राम बना सकते हो, या तो वीन्स ब्रिज का या मैक्सवेल इंडक्टेंस का या हेज ब्रिज का या शेयरिंग ब्रिज का, या नॉर्मल जो ब्रिज सर्किट का डायग्राम होता है दैट इज योर वी टेस्ट वन ब्रिज, उसका आप फिगर बना सकते हो। ठीक है। तो आप लोग का एक काम यहाँ पे कर लेना कि यार इसके बाद ये वाली जो आपके फिगर है ये आप प्रैक्टिस कर लेना। फिर भी भैया पन्ने तो दो ही कवर हो। अब तीसरे पन्ने में क्या करें, आगे बढ़ो। डिटेल्स फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 4 टेस्ट फाइंड आउट। ठीक है। लेकिन कैसे यूज करना है, यहाँ पे आपने लिख तो दिया लेकिन कैसे यूज करना है? as stated as stated नहीं, एक ना as we discussed, क्या लिखोगे, जैसा हमने डिस्कस किया है। क्या डिस्कस किया है, about the bridge circuit. So bridge circuit is an analog instrument. ये एक analog instrument है। It is based upon conventional storage CRO। अब स्टोरेज सीआरओ, कन्वेंशनल स्टोरेज सीआरओ सब इसके अंदर डिटेल आप घुसा सकते हो। ठीक है। ओके। इस तरीके से एक्सप्लेन आपको कर लेना। तो रिलेट किया, गलत भी नहीं हुआ, एग्जाम में नंबर भी आ गए। तो वो अगर आपको चाहिए तो बेटा इस क्वेश्चन के लिए फिर आप ये वाला फिगर जो है आप प्रैक्टिस कर लीजिए। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं प्रैक्टिस एक्चुअली नहीं कर पाऊँ। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खुद प्रैक्टिस कर लीजिए। यहाँ मैं प्रैक्टिस करा दूँ, चलिए कराता हूँ। अच्छा, इसकी तो सिंपल फिगर बता देते हैं, ठीक है चलो प्रैक्टिस करो। So we will discuss about Wheatstone bridge figure। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डायग्राम ऑफ वेट स्टोन ब्रिज। डायग्राम किसका हम डिस्कस करने वाले हैं, वेट स्टोन ब्रिज का। बेटा देखो कितना सिंपल डायग्राम है। देखो सबसे पहले हम यहाँ पे देखो एक पॉइंट ये बनाएंगे, एक पॉइंट ये बनाएंगे, एक पॉइंट ये बनाएंगे, एक पॉइंट देखो, और एक पॉइंट ये बनाएंगे। काइट का मैपिंग थ्रू पॉइंट्स। ठीक है। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे एक्सटेंड किया, रेजिस्टेंस बनाया, मिला दिया, एक्सटेंड किया, फिर से रेजिस्टेंस बनाया, मिला दिया, एक्सटेंड किया, रेजिस्टेंस बनाया, मिला दिया।
एक्सटेंड किया, रेजिस्टेंस बनाया, मिला दिया। अब ये होगा आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस। इफ दिस इज योर पी, दिस इज योर क्यू, दिस इज योर आर, दिस इज योर एस, बीच में आता है आपका एक गैल्वेनोमीटर जी। इस तरीके से लाइन जाएगी, ये बाहर नहीं निकलती है, इन दोनों पॉइंट्स को एग्जैक्ट टच करेगी जब आप स्केल से मिलाओगे। बीच में आपका गैल्वेनोमीटर जी आता है। देन आपका ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर आपका यहाँ पे बैटरी लगेगा। दिस विल बी नेगेटिव, दिस विल बी पॉजिटिव बेटा। क्या ऐसा? क्या ऐसा? आंसर बात है बेटा कि ऐसा नहीं जाता, मिलेगा तो ऐसा ही, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है बता दे रहे हैं। आपका पॉजिटिव पहले आएगा, नेगेटिव बाद में आएगा। थोड़ा सा ये स्केल से बना होगा, कॉपी पे बना होगा तो ये बेहतर से बनेगा। ठीक है। दिस इज योर डायग्राम फॉर व्हीट स्टोन ब्रिज। अब कॉपी पे आप बनाओगे तो इस फिगर को थोड़ा सा ऊपर बनाओगे, इस बैटरी को नीचे साइड में बनाओगे ऐसे। मतलब यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर उतनी जगह नहीं रहती, तो मैंने उस हिसाब से बनाया। ठीक है। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन कवर हो चुका है। सभी लोग बेटा एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर फिर डिलीट होगा। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब बात करते हैं उसी स्क्रीन की, अनब्लैक स्क्रीन। वही देखिए, यहाँ पे फिगर आ गया। आगे बढ़ेंगे तो ये आ गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अब देखो समझने वाला क्वेश्चन है। और इसके बाद अगर आपने सेवेंथ क्वेश्चन कर लिया, तो आपका क्या कवर हो जाएगा? सेकेंड यूनिट फुल कवर हो जाएगा। फिर आपका बेटा एट्थ क्वेश्चन करा देंगे, आपका फर्स्ट यूनिट कवर हो जाएगा। फिर आपका जो आपका थर्ड और फोर्थ बचेगा, फिर आपको वो करवाएंगे। ठीक है। बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, देखो एकदम छोटी सी बात है। छोटी सी बात से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाना है। क्वेश्चन कहता है बेटा, एक्सप्लेन क्यू मीटर इन डिटेल्स। क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन क्यू मीटर इन डिटेल्स along with its working, along with its applications. Why is it used for impedance measurement? क्यू मीटर को आप डिटेल्स में समझाइए। क्यू ये यूज होता है इम्पेडेंस मेजरमेंट के लिए। ड्रॉ अ नीट एंड क्लीन, यूजुअली अ वेल लेबल्ड डायग्राम। नहीं आता भैया क्यू मीटर, क्या करें हम? नहीं आता। यहाँ पे समझने के बाद में, इस सेशन के बाद में आप ये नहीं बोल पाओगे कि क्यों मीटर नहीं आता।
ठीक है, करें। Q meter is a device which is used to measure impedance. डेफिनेशन तो क्वेश्चन नहीं बता दी, तो हम क्या वही नहीं लिख सकते? लिख सकते, सबसे पहले तो वो लिखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। अंडर रेजोनेंस कंडीशंस ये इम्पेडेंस मेजर करेगा, लेकिन रेजोनेशन की कंडीशन के अंदर, जहां पे रेजिस्टिव कंपोनेंट जो है इम्पेडेंस का वो मिनिमम हो जाता है, एंड इनेबलिंग एक्यूरेट मेजरमेंट्स। ठीक है, चलिए। भैया नहीं समझ आया आप क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं समझ आया। एक काम करते हैं, इस पर क्या करते हैं, यहाँ पे यार, ये क्या, इसको कॉपी करते हैं और समझते हैं। ठीक है, देखो। हमने इसको कॉपी किया, कंट्रोल C। अब शेयर करेंगे, डॉक्यूमेंट वाइड वन। ठीक, व्हाइट बोर्ड दिख रहा हूँ। चलिए, अब दिख रहा होगा यहाँ पे। अब जिस स्टेटमेंट को हमने क्या किया था, कॉपी किया था, उसको यहाँ पे क्या करते हैं, पेस्ट करता है, देखो। ठीक है, यहाँ पर भी हुआ नहीं। स्क्रीन सभी को दिख रहा है। चलो, यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम उसी चीज को पेस्ट करते हैं। ठीक है, ओके। टेक्स्ट, ऐड टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, नहीं, तो ग्राफ इस पे हम कर भी नहीं सकते। एड्रेस, हम एक काम करते हैं, हम यूज करते हैं आपका ये वन नोट। ठीक है, तो क्या खुला रहता है यार वन नोट पर भी ना?
डायरेक्ट फाइल खुलती है। वन नोट जो है आपका, वन नोट खोलेगा वन ड्राइव पर्सनल, वन नोट विल नॉट ओपन। तो विंडोज 11 में क्या कर दिया ये, है ना? देखो, देखो, नॉट, ठीक है, इंसर्ट, न्यू इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज वन टू, प्रोसेस में, ओके, यस, यस, नॉट ओके। अब यहाँ पे आते हैं, इसी चीज को समझेंगे। देखो क्या बोला है यहाँ पे। अब देखो, using a Q meter, impedance is measured under resonance conditions where resistive component of impedance becomes minimum, enabling accurate measurement. Why this is said? सिंपल बात है, ये एक क्यू मीटर कैसा है, एक स्पेशल डिवाइस है जो कि क्या करता है, इम्पेडेंस को मेजर करता है अंडर रेजोनेंस कंडीशंस। नाउ व्हाट आर दिस रेजोनेंस कंडीशंस? वर्ड इज रेजोनेंस कंडीशन। तो आंसर है कंडीशन ऑफ, आंसर क्या है इसका, कंडीशन ऑफ लोएस्ट पॉसिबल रेजिस्टेंस। लोएस्ट पॉसिबल रेजिस्टेंस की कंडीशन को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस की कंडीशन कहते हैं। और इसी रेजोनेंस की कंडीशन में क्यू मीटर जो है वो इम्पेडेंस को मेजर करेगा। अब जब बेटा रेजोनेंस में जब रेजिस्टेंस को आपने लो कर दिया, तो करंट फ्लो तो हायर रहेगा ना। और अगर आपने उल्टा कर दिया कि भाई अगर आपने रेजिस्टेंस को हाई कर दिया, तो करंट फ्लो कैसा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, या मैक्सिमम कंडीशन में नील भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स के अंदर व्हाट वी स्टडीड, हमने इंसुलेटर की पढ़ाई करी थी। तो इंसुलेटर में क्या होता था, यही सेम काम किया जाता था, किया जाता था कि नहीं किया जाता था? बस यार, आपको आंसर मिल चुका है ना? और देखो यहाँ पर भी देखो वही पता चल रहा है ना। अगर आप यहाँ पर भी अगर आप चेक करोगे, देखो वही पता चल रहा है, वेयर रेजिस्टिव कंपोनेंट ऑफ इम्पेडेंस becomes minimum, enabling accurate measurement। वही पता चल रहा है। थोड़ा सा वर्डिंग्स का खेल है, अब आप खुद देख लो कैसे आप लिख सकते हो, कैसे आप इम्प्रोवेशन कर सकते हो, आपको समझ आ जाएगा बेटा। ठीक है, इसीलिए बोला था कि ऐसा एक सेशन लेके आऊंगा इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन में कि आपको हिला के रख देगा।
या तो वो आपको सेशन हिलाएगा, नहीं हिलाता है ना कोई दिक्कत है नहीं, हम हिला डालेंगे सब्जेक्ट को। ऐसा बोला था मैंने? तो मैंने यार देखो बोला ही नहीं। तो मैं क्या बोल रहा था कि मैं यार ऐसा एक सेशन लेके आऊंगा। कैसा सेशन? ऐसा एक सेशन यार आपके सब्जेक्ट को हिला कर रखते हैं पूरा एकदम बेहतरीन। तो वही मैं आपका यार कर रहा हूँ कि आपका जो सब्जेक्ट है वो बेहतरीन हो जाएगा। इसके बाद आपको देखो दिक्कत नहीं पड़ेगी। अब भैया यहाँ पे आपने जो दो तीन लाइनें लिखवाई, क्या इससे काम बनेगा? नहीं बनेगा। प्रीवियस वाला क्वेश्चन उठाओ ना ब्रेथ सर्किट का। इट इज यूज फॉर, एक्चुअली फॉर नहीं, इट इज यूज विद ब्रेथ सर्किट। क्यू मीटर जो है एक डिवाइस है, स्पेशल डिवाइस विच इज यूज विद ब्रेथ सर्किट। ठीक है। ओके। और ये क्या किया जाता है क्यू मीटर को यूज करके? क्यू मीटर के डिवाइस को यूज करके आपका जो रेजोनेंस है, रेजोनेंस को हम क्या करते हैं, रेजोनेंस को हम मेजरमेंट कर लेते हैं। क्या ऐसा? नहीं। क्यू मीटर जो है एक स्पेशल डिवाइस है जो कि ब्रिज सर्किट के साथ यूज किया जाता है फॉर इम्पेडेंस मेजरमेंट अंडर रेजोनेंस कंडीशन एंड कैलकुलेशन। बिकॉज वहां पे रेजोनेंस कंडीशन में लो रेजिस्टेंस रहता है। ठीक है। सिंपल समझने के फंडा है। और उसके बाद आप ब्रिज सर्किट एक्सप्लेन कर सकते हो, टाइप्स ऑफ ब्रिजेस एक्सप्लेन कर सकते हो आपके अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग। देन इसमें भी आपको क्या कर देना है फिर, इसके बाद आपको आगे इसमें बढ़ जाना है। आगे बढ़ के क्या होगा? आगे बढ़ के आप एक्सप्लेन कर पाओगे व्हीट स्टोन ब्रिज का ग्राफ बना दो, उससे जितनी डिटेल्स आप एक्सप्लेन कर सकते हो वो एक्सप्लेन कर दो। देन फर्दर यार क्वेश्चन नंबर 1 to 4 को यूज कर लो एक्सप्लेन करने के लिए। और ये तो मैंने यार देखो जब ब्रिज सर्किट का क्वेश्चन करवाया था तभी भी बता दिया था थोड़ी देर पहले कि किस तरीके से यूज करोगे एक्सपेंशन करने के लिए। तो आई थिंक इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब आते हैं बेटा आपके सेकेंड यूनिट के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। एंड अगर आपने ये कर लिया तो सेकेंड यूनिट आपकी हो जाएगी। अब क्या भैया 2 यूनिट करके काम होगा? मैं यार आपको यहाँ पे पांचों यूनिट कराने वाला हूँ। इसके बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन में कोई भी दिक्कत नहीं जाने वाली है। और जिस तरीके से कराऊंगा ना हिला के रख देगा। क्या सब्जेक्ट नहीं, आप सब्जेक्ट को। और जब आप सब्जेक्ट को हिलाते हो तो क्या होता है? ये झकास तरीके से कंप्लीट होता है। हमने वैसे भी क्या करना है यहाँ पे देखो, इन स्लाइड से आपको समझ आ रहा होगा कि हमने 3 यूनिट को तो बहुत डिटेल में कर लिया, फर्स्ट सेकंड और फिफ्थ। और आगे के 2 यूनिट को हमने एज अ सेविंग करना है। ठीक है। कि मतलब अगर फंसते हैं मान लो इन 3 क्वेश्चन से, इन तीन सॉरी इन 3 क्वेश्चन नहीं, इन 8 क्वेश्चन से, इन 3 यूनिट से कम ही क्वेश्चंस बने हुआ, तब क्या करें? अब क्या कंडीशन में आगे के जो 2 यूनिट है सेविंग वाली, तो वो काम में आएंगे ना। कैसे काम में आएंगी वो भी आपको बताया हुआ है इसके अंदर, सब बताया हुआ है। आप इस सेशन को देख लो, इस सेशन के बाद कोई डाउट सर रह नहीं जाएंगे। ठीक है। तो आपको बस 2 फॉर्मूला करने हैं बोले, वो आप 2 फॉर्मूला कर लेना, डायग्राम प्रैक्टिस कर लेना, तो आपका यार बेहतर से सब्जेक्ट निकल जाएगा। वरना अगर आप यार उतना प्रैक्टिस नहीं कर पाते हो या नहीं करोगे, इन आइदर केस यू विल फेल दिस मैराथन। और फिर मैराथन फेल होगी तो एग्जाम आके आपको पेलेगा। और मैराथन सक्सेसफुल होगी तो आप एग्जाम को फेल गया हो, और एग्जाम को फेल होगा मतलब एग्जाम क्लियर। आपको एग्जाम पे लेगा मतलब एग्जाम बैठ जाएगा और आपको परेशान करेगा और रिजल्ट भी परेशान कर देगा फिर। तो इसलिए आप एग्जाम को पे लो यार, है ना। एग्जाम को मत दो एक ऐसा भी चांस कि एग्जाम आपको फेल सके। ठीक है। ओके। चलिए। तो
अब बात कर देते हैं शॉर्ट नोट्स की। परमिटिविटी, वैगनर्स अर्थिंग डिवाइस एंड एसी ब्रिज। सिंपल बता रहा हूँ, सिंपल सा फिनोमिनन। एसी ब्रिज, बेटा जो हमने ब्रिज सर्किट में जितनी डिटेल्स कवर करी वो एसी ब्रिज की बात है। ठीक है। और नहीं है सिंक्रोनस मशीन, आप इस पे एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है। अब ये सिंक्रोनस मशीन के साथ भी यूज किया जाता है तो वो भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। बट मैं चाहूंगा आप ब्रिज सर्किट की डिटेल्स एक्सप्लेन करो उसमें, ज्यादा सजेस्टेबल। परमिटिविटी, परमिटिविटी क्या है? परमिटिविटी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड इन अ फ्री स्पेस मीडियम। अब इसमें आप बेटा इलेक्ट्रिकल मशीन्स की जितनी चीजें वो आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है। ओके। Wagner's earthing device, it is used for the electrical machines in case of earthing, wherever earthing phenomenon is required, wherever, है ना? फिर आप इलेक्ट्रिकल मशीन्स को एक्सप्लेन कर सकते हो। सीधी सिंपल बात है। अब और वेज चाहिए तो यहाँ पे मैंने यहाँ देखो लिखा हुआ। और वैगनर अर्थिंग डिवाइस ज्यादातर सिंक्रोनस मशीन के कंडीशन में यूज की जाती है ना। तो यहाँ पे आप देखो, इन दोनों में तो आप सिंक्रोनस मशीन पे एक्सप्लेन कर सकते हो, या आंसर 5। सॉरी, एसी ब्रिज के कंडीशन में ब्रिज सर्किट एंड ऑल द डिटेल्स एक्सप्लेन कर सकते हो। वैगनर अर्थिंग डिवाइस के लिए, वैगनर अर्थ, जस्ट अ मिनट, समथिंग इज हैपनिंग, माउस इज डिसअपियरिंग। एसी ब्रिज के लिए आप क्या कर सकते हो? आप ब्रिज सर्किट एक्सप्लेन करके आओ, ब्रिज सर्किट एंड डिटेल्स। वैगनर अर्थिंग डिवाइस के लिए आप क्या कर सकते हो? ब्रिज सर्किट एंड डिटेल्स बेटा अभी क्वेश्चन फिफ्थ में कवर किया, क्वेश्चन सिक्स में तो 12 से कवर किया। वैगनर अर्थिंग डिवाइस के लिए क्या करो? वैगनर अर्थिंग डिवाइस के लिए सिंक्रोनस मशीन से एक्सप्लेन करके आओ, उसका भी डायग्राम रहता है तो बना सकते हो भाई आप, है ना। और इलेक्ट्रिकल मशीन आप एक्सप्लेन कर दो परमिटिविटी के लिए, लेकिन ये लेकिन मत बोलना कि इट इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल फिनोमेना which is used, or which is usually calculated for a free space medium। ठीक है। अब जहां पे मैंने यार बोल दिया इलेक्ट्रिकल मशीन्स एक्सप्लेन कर डिटेल में, मतलब ट्रांसफॉर्मर, इंडक्शन डिवाइसेस, आपका एसी मशीन, डीसी मशीन, सब। ठीक है। जितना डिटेल आप बता सकते हो उतना डिटेल में आप बता के आइए, है ना। दैट्स डन। देन अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कितने पेजेस लिखने हैं, 3 लिखने हैं, 4 लिखने हैं। मैं तो बोलूंगा 3 से कम किसी में भी मत लिख। कैसा? वो भी नहीं, तो सीधा बोलूंगा 32 पन्ने आपको भरने, 10 क्वेश्चन आपको करना है, आप डिसाइड कीजिए कैसे। कंटेंट मैंने आपको समझा दिया, कंटेंट समझाने की बात हुई थी यहाँ पे। ठीक है। चलो, 8th क्वेश्चन एंड फाइनल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कवर करेगा यार फुल इस यूनिट को, फुल 5th यूनिट को। ठीक है। ओके। और कहीं ना कहीं आप यार देख रहे होगे कि यहाँ पे @पार्थ पटेल 2.0 इज टैग। इसका मतलब मैंने इस क्वेश्चन को यूट्यूब से उठाया। तो मैंने आपको बोला ही था, कुछ क्वेश्चंस मैंने यूट्यूब से भी उठा हुआ है ना, बट नॉट एवरी। मैंने बहुत एनालिसिस किया है। इस एक सेशन के बाद जो चीज आपको डिटेल में बताई जा रही है वो वही प्रैक्टिस कर लेना, है ना। डिजिटल
फ्रीक्वेंसी मीटर एंड फंक्शन ऑफ ईच ब्लॉक, सबसे पहला क्वेश्चन। नहीं आता भैया, नहीं आता, ईच ब्लॉक का फंक्शन नहीं आता। डिजिटल फ्रीक्वेंसी मीटर तो और नहीं आता, क्या करे भैया, नहीं आता ना। सीआरओ पढ़ा है, डिजिटल स्टोरेज सीआरओ पढ़ा है। सीधे देखो, जस्ट लाइक अ डिजिटल स्टोरेज सीआरओ, इट कन्वर्ट्स एनालॉग सिग्नल्स टू डिजिटल सिग्नल्स। It is a most important device used to measure frequency on a digital screen. फिर स्टोरेज सीआरओ क्या होता है, क्या उसके टाइप्स होते हैं, क्या डायग्राम होता है, वो बना के भेजो। खत्म। समझ आ गया भाई। चलो एक्सप्लेन एलसीडी, एलईडी, सीआरटी, एक्सवाई रिकॉर्डर एंड डिजिटल टैकोमीटर। डिजिटल टैकोमीटर भी आप सेम लिख सकते हो कि इट इज अ डिवाइस used to display readings on a digital screen. It converts analog signals to digital signals like a storage CRO. फिर storage CRO को explain करो in details। हो गया। CRT, कैथोड रे ट्यूब। अब इसको तो मैंने यार फर्स्ट जो यूनिट है, फर्स्ट यूनिट बहुत अच्छे से आपको बताइए। अब इसमें आपको क्या लिखने क्या नहीं आप जानो। मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक सिंगल बार में ऑसिलोस्कोप इसमें एक्सप्लेन करोगे, सीआरओ एक्सप्लेन करोगे, दैट इज सीआरटी। एंड देन जो है स्टोरेज सीआरओ डिटेल में एक्सप्लेन कर दो। LED. LED stands for light emitting diode. It is one of the important and the most important diode built up using the semiconductor diode और the पीएन जंक्शन डायोड। अब उसको आप डिटेल में लिख दो। और उसका डिटेल मैंने आपको इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स का जो पेपर था सेमीकंडक्टर तो डिटेल में पढ़ा है। LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इट स्टैंड्स फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, चलो एलसीडी का आपको डिटेल बता दे रहा और एक्स वाई रिकॉर्डर का डिटेल्स बता दे रहा हूँ। ठीक है, देने वाला क्वेश्चन कवर हो जाएगा। फिर आगे आगे और क्वेश्चंस का हम यहीं से देखेंगे, क्या डिटेल्स हो सकती है, क्या डिटेल नहीं, और क्या हमें करना है। चलो, यहाँ पे मैंने वैसे लिख दिया है ये इवन फॉर एलसीडी एंड एक्स वाई रिकॉर्डर। आप हेडिंग डालो एक्स वाई रिकॉर्डर। चलो यार, यहाँ पे मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ। मेरे को ही एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि मैंने यार यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में मेंशन किया है। थोड़ा सा शॉर्ट में मेंशन है, मैं थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करूँ। एलसीडीज क्या होते हैं? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेस होता है। ठीक है, ओके। इट इज अ डिजिटल स्क्रीन। इट इज अ डिजिटल स्क्रीन। अब भाई एलसीडी क्या है? एक डिजिटल स्क्रीन ही तो है ना। In a digital screen, what happens? Analog signals are converted into digital signals, likely the storage CRO. स्टोरेज सीआरओ में किया जाता है और किस में? स्टोरेज सीआरओ का भी डिजिटल स्टोरेज सीआरओ होता है। ठीक है, अब इसमें आप स्टोरेज सीआरओ एक्सप्लेन कर दो डिटेल में, डिजिटल स्टोरेज सीआरओ, कन्वेंशनल स्टोरेज सीआरओ, बस। और फिर सीआरओ का जितनी डिटेल्स लिख सकते हो वो लिख दो, प्रेफरेबली ये। वरना फिर आप इस पे इलेक्ट्रिकल मशीन्स भी डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा रिलेशन नहीं बैठेगा तो फिर आप जो है वो डेंजर में जा सकते हो, इसलिए मैंने आपको सेव करने के लिए बताया। ठीक है, अब एक्स वाई रिकॉर्डर। इट इज अ रिकॉर्डर यूज फॉर द एनालॉग कंडीशन, likely storage CRO।
फिर स्टोरेज सी आर ओ डिटेल एक्सप्लेनेशन कर दो, हो गया। फिफ्थ यूनिट में हमने कुछ भी नहीं किया बेटा, फर्स्ट यूनिट को घुसाया है। और फर्स्ट यूनिट कैसे घुसा है, रिलेट करके घुसा है। कंपेयर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट वर्सेस एनालॉग इंस्ट्रूमेंट, आईआर से बता चुका। डिजिटल वोल्ट मीटर एंड मल्टीमीटर, अब देखो डिजिटल वोल्ट मीटर क्या डिवाइस होती है, जो कि वोल्टेज मेजर करता है यूजिंग डिजिटल सिग्नल्स। एंड ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके डिजिटल स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करता है, लाइक लियो स्टोरेज शेयर डिटेल में एक्सप्लेन कर दो। लेकिन व्हाट इज अ मल्टीमीटर? अ मल्टीमीटर इज एन एनालॉग डिवाइस। अ मल्टीमीटर इज एन एनालॉग डिवाइस which is used to measure voltage, current, and resistance. But nowadays, we also use digital multimeter. तो व्हाट इज अ डिजिटल मल्टीमीटर? वो एक डिजिटल डिवाइस है, वो एक डिजिटल स्क्रीन पर उसका रीडिंग्स दिखा देता है। तो अब एज एन एनालॉग डिवाइस प्रीवियसली आप लाइक लिया स्टोरेज सीआरओ के डिटेल्स मेंशन कर दो, हो गया। कितने क्वेश्चन हो गए? 1 2 3 4, चार क्वेश्चन एक बार बना दिए। शॉर्ट नोट ऑन RS-232, IEEE 488, pH मीटर और डिजिटल फ्रीक्वेंसी। अब देखो डिजिटल फ्रीक्वेंसी मीटर तो हमने देखो फर्स्ट क्वेश्चन में ही कवर कर दिया, तो एज इट इज सेम। RS-232, IEEE 488 और pH मीटर। अब इसमें अब यार हेडिंग बनाओ और इलेक्ट्रिकल मशीन्स को डिटेल में एक्सप्लेन कर दो। जितना डिटेल में आप एक्सप्लेन कर सकते हो वो आपको हेल्प करेगा, ठीक है ना? यू वोंट बी इन डेंजर, ठीक है? Okay. आप डेंजर में नहीं रहो बेटा, ठीक है? जिस तरीके से मैंने बताया ध्यान रखना। ओके, चलो आगे बढ़ते। बट अब ये तो हो गए, 3 यूनिट हो गई। अब आपकी जो आगे के 2 यूनिट है, उसको मैंने यार एक इसी सिंगल पेज के अंदर कवर किया। अब भैया क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे? क्वेश्चंस यार इसी के अंदर मैंने लिखा, ठीक है? तो थोड़ा सा इसको जो है वो जूम किया जाए और अंदर घुसा जाए इसके, क्योंकि इसी के अंदर जो मैंने क्वेश्चंस अब लिखे हैं वो अगर आप कवर कर लेते हो, देन आपका 5 यूनिट आपका कंप्लीट हो जाता है। 2 यूनिट एक पेज के अंदर, देख लो। समराइजेशन, पावर ऑफ समराइजेशन। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ एलवीडीटी, भैया एलवीडीटी तो नहीं आता, क्या करें? ट्रांसफार्मर उठाओ या डिटेल में एक्सप्लेन करो। और एलवीडीटी का फुल फॉर्म जरूर लिख देना, लीनियर वोल्टेज डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। डिफरेंशियल कंपोनेंट क्या होता है? डी/डी एक्स। स्ट्रेन गेज, gauge factor, capacitive transducers, and optoelectronic effect. Transducers explain classification, piezoelectric type, photo optic type। इसमें आप इलेक्ट्रिकल मशीन्स को डिटेल में एक्सप्लेन करके आइए भैया, जितना डिटेल आप एक्सप्लेन कर सकते हो उतना आप कर लो, ठीक है? ओके, ये आपको स्लाइड में प्रोवाइडेड है, तो कोई भी दिक्कत आपको होगी नहीं। आगे बढ़ते हैं। फोटो वोल्टाइक डायोड्स और फोटो डायोड्स और हॉल इफेक्ट। अब इसके अंदर तो यार आपको सेमीकंडक्टर्स इन डिटेल एक्सप्लेन करना है एंड रिलेटेड विद द सेमीकंडक्टर। अब इसमें आप क्या एक्सप्लेन कर सकते हो क्या नहीं, आपके ऊपर है भाई, है ना? तो ऑलरेडी वी हैव कवर्ड इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स। एनालाइजर, स्पेक्ट्रम एनालाइजर, वेव एनालाइजर, डिजिटल फोरियर हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। अब इसके अंदर डिजिटल फोरियर हार्मोनिक डिस्टॉर्शन में तो मैंने बता दिया कि आप स्टोरेज सीआरओ से रिलेट करोगे। स्पेक्ट्रम और वेव एनालाइजर, अब इसको आप
इसके आपके पास में दो चॉइसेस है, या तो आप इलेक्ट्रिकल मशीन इसमें डिटेल में लिख के आके इसका क्वेश्चन का मतलब इतना कचरा कर दो कि फिर आपको एक पेज का एक नंबर मिल जाए। और अगर आपको ज्यादा नंबर चाहिए तो आप ये लिख सकते हो। ये वेव एनालाइजर क्या है? एनालॉग इंस्ट्रूमेंट है। स्पेक्ट्रम एनालाइजर क्या है? एनालॉग इंस्ट्रूमेंट है। लाइकली स्टोरेज सीआरओ का कन्वेंशनल फॉर्म। फिर स्टोरेज सीआरओ की डिटेल्स लिख के हुआ है। हो गया रिलेट। चलिए में आता है क्वेश्चन नंबर 12। जनरेटर, फंक्शन जनरेटर, साइन वेव जनरेटर, फ्रीक्वेंसी जनरेटर, स्वीप जनरेटर। अब यार क्योंकि यहाँ पे देखो जनरेटर और टाइप्स भी हैं, तो जनरेटर अगर आपको एक्सप्लेन करना है आइडियली तो आप यार इलेक्ट्रिकल मशीन इन डिटेल्स एक्सप्लेन कर सकते हो, मार्क्स गेन हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको फंक्शन जनरेटर है, साइन वेव जनरेटर है, फ्रीक्वेंसी जनरेटर है, स्वीप जनरेटर है। स्वीप जनरेटर को आप सीधे लिख सकते हो, इट्स वर्किंग इज सिमिलर टू साइन वेव जनरेटर। साइन वेव जनरेटर इज अ टाइप ऑफ अ जनरेटर जो कि साइन वेव जनरेट करता है। लाइकली कन्वेंशनल स्टोरेज सीआरओ स्टोरेज सीआरओ कन्वेंशनल स्टोरेज सीआरओ डिटेल एक्सप्लेन करो। फंक्शन जनरेटर ये जो है ये स्पेशल टाइप ऑफ जनरेटर है जो कि यूज होता है इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम which can be classified further as synchronous generator या डीसी जनरेटर। और डीसी जनरेटर को आजकल रिप्लेस कर दिया गया है ड्यू टू द एडवेंट ऑफ द रेक्टिफायर। फिर आपको इलेक्ट्रिकल मशीन्स का एक्सप्लेन करना रहेगा। और फ्रीक्वेंसी जनरेटर तो यार आपको डिजिटल फ्रीक्वेंसी जनरेटर एग्जैक्टली एक डिवाइस है जो कि डिजिटल डिजिटल फ्रीक्वेंसी मीटर सॉरी रिलेट कर सकते हो। तो आप लिख दो कि फ्रीक्वेंसी जनरेटर एक डिवाइस है जो कि फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट को शो करता है आफ्टर जनरेटिंग फ्रीक्वेंसी टू अ डिजिटल फ्रीक्वेंसी मीटर। फिर वहां पे डिजिटल फ्रीक्वेंसी मीटर का जो भी मैंने आपको यार डिटेल बताया वो आप लिख सकते हो, तो उससे आप रिलेट करके लिख सकते हो। मतलब भाई आप आंसर नंबर 1 2 3 एंड 4 से फिर रिलेट कर सकते हो, है ना? मैंने जैसा प्रीवियसली बताया है ना, क्योंकि अब वही चीज मैं बता चुका हूँ तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में कवर कर दिया, है ना? वहां पे मैंने डिटेल में कवर कर दिया। चलिए भाई, आई होप यार सभी का एग्जामिनेशन बहुत अच्छा जाए, है ना? बहुत ही बढ़िया जाए, है ना? अगर आपने यार देखो अभी तक अगर आप रुके हो, इसका मतलब आप यार इस सब्जेक्ट में पास होना जरूर चाहते हो, है ना? एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, पास आप हो जाओ। मगर इसके बाद भी वही हमें जो है वो सीआरओ को फिगर चाहिए। तो अब बेटा अगर आप उस चीज का एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, बेटा डू नॉट कंफ्यूज। अब आप जो है वो कंफ्यूजन करोगे यहाँ से, कंफ्यूजन ज्यादा करोगे ना यार, तो जितना ज्यादा कंफ्यूजन करोगे उतना ज्यादा कंफ्यूजन होएगा, है ना? फिर आप बोलोगे भैया हम चीजें भूल गए ड्यू टू द कंफ्यूजन, है ना? तो होता है बेटा, है ना? ज्यादा चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। इतना आप लिख के आओगे ना, यू आर एबल टू इतने कंटेंट से जो मैंने आपको कंटेंट बताया, इससे आप यू आर आराम से आर एबल टू राइट 32 पेजेस, है ना? तो आप ज्यादा कंटेंट पे दिमाग मत लगाओ, क्योंकि लगाओगे ओनली वन थिंग इज आपका टाइम वेस्ट होगा, फालतू की जो है वो फालतू का जो है वो टेंशन होगा, इधर उधर ध्यान भटके, ठीक है? तो लास्ट एग्जामिनेशन है भाई, एग्जाम में जाइए, अब सीधा एग्जामिनेशन को फोड़ के आइए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।
हमने बेटा 3 बजे से शुरुआत किया था, 6 बजे तक, मतलब 3 घंटे में अप्रोक्सीमेटली हमने जो है पूरा जो है रिवीजन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन कर लिया है। ठीक है। और यार आफ्टर योर एग्जामिनेशन आप आते हो, अब मैं मिलूंगा यार आपको 29th को। ठीक है। ओके। मैं 4/29 यार मैं कल आपको नहीं मिल पाऊंगा। ठीक है। ओके। चल, मिलते हैं बेटा। थैंक यू। थैंक यू डोन, थैंक यू। तो एट द एंड करना क्या है आपको, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। एंड भाई जब इतनी बड़ी बड़ी मैराथन्स बना रहे हैं ना आपके लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि इसी से ऐसे बड़ी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन हमें आता रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।